बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। इंटरनेट सेवाओं को ब्लॉक डाउन किया गया है। अब तक हुए संघर्ष में 90 लोगों की जान जाने की भी खबर है। शेख हसीना अपने पद को छोड़ चुकी हैं। थोड़ी देर में सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। तो बांग्लादेश में क्राइसिस, बड़ा क्राइसिस। भारत हमेशा से बांग्लादेश के विकास के लिए अग्रसर रहा है। बांग्लादेश पिछले कई दिनों से लगातार सुलग रहा था और भारत के लिए भी कहीं ना कहीं यह वार्निंग ट्रिगर कर रहा था। सामाजिक मुद्दों से राजनीतिक संकट गहराया और राजनीतिक संकट इतना गहरा गया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। जानकारी यह है कि वो भारत आ सकती है। पिछले कई दिनों से संघर्ष सड़कों पर रहा। एक के बाद एक बार बार हिंसा भड़कती रही। कोशिश ये थी, और आपको भारत एक्सप्रेस ने ये जानकारी भी दी थी कि एमईए की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी उन छात्रों के लिए, उन लोगों के लिए जो स्वदेशी हैं यानी भारत के हैं और बांग्लादेश किसी काम से गए हुए थे। उनके लिए भी एडवाइजरी एमईए ने जारी किया था कि आप लोग तुरंत वापस आ जाएं और अगर आप बांग्लादेश की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आप वहां पर ना जाएं। रविवार को बांग्लादेश में मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, अब सबसे पहले तो मैं जानना चाहूं, क्योंकि ये हिंसा लगातार भड़क रही थी, छात्र संगठन सड़कों पर उतरे हुए थे प्रदर्शनकारियों की तरफ से, अब सीधा मोर्चा खोल दिया गया है। अब तक हुए हिंसा संघर्ष में 90 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस बीच शेख हसीना को लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, हालात बिल्कुल काबू के बाहर हो गए हैं और आज प्रधानमंत्री का जो निवास था, बंग भवन जो बोला जाता है, वहां पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने सुबह वो आए, घुस गए भवन में और उससे कब्जा कर लिया है। हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को, जो कि एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन वो वीडियो मैसेज भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई और उन्हें तुरंत बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। वो जल्दी से उनको बाहर निकाला गया एयरपोर्ट में और वहां पर एक हेलीकॉप्टर में वो बैठ करके, अभी जो जानकारी आ रही है कि वो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में उनका हेलीकॉप्टर अभी उतरा है और वो इंडिया में अब आ चुकी हैं, बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं। वो अपने बहन के साथ ढाका से अभी कुछ देर पहले ही उड़ान भरी थी और अब उनका हेलीकॉप्टर त्रिपुरा के अगरतला में उतर चुका है सुरक्षित रूप से। तो एक तो देखा जाए तो भारत में उन्होंने पनाह ली है और अभी भी बांग्लादेश में किस कदर सिचुएशन होगी ये उसका अभी से कुछ भी कयास अजीत, जुलाई में भी हिंसा भड़की थी, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। एमईए इससे पहले एडवाइजरी जारी कर ही चुका था। कहीं ना कहीं भारत सरकार की भी पैनी नजर थी और बांग्लादेश में भारत का बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, मूल कारण इसका क्या रहा और कौन कौन सी ऐसी जगह रही जहां पर बांग्लादेश सरकार इन प्रोटेस्टर्स को सेटिस्फाई करने में नाकाम साबित हुई कि परिस्थितियां यहां तक आ गई कि आज पीएम आवास को भी प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया? देखिए, सबसे अहम बात की शेख हसीना ये इस लगातार दूसरा ये कार्यकाल था उनका और इससे पहले भी वो प्रधानमंत्री रही हैं, लेकिन उनकी आर्थिक नीतियों के चलते, जो आर्थिक नीति है उसके चलते काफी देश को और बिजनेसमैन है उनको घाटा हो रहा था और लगभग $10 बिलियन का घाटा हाल ही में हो गया था और इसीलिए उनका जबरदस्त विरोध चल रहा था। और पिछले चुनाव में जो विपक्षी पार्टी थी उसने चुनाव में भाग नहीं लिया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था। सिर्फ शेख हसीना की पार्टी ने चुनाव में भाग लिया था और फिर से दोबारा वो सत्ता में चुनी गई थी, लेकिन उनकी आर्थिक नीतियों से के चलते काफी नुकसान हो रहा था। जबकि कुछ समय पहले तक बांग्लादेश में बहुत अच्छी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन हाल में जिस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसी उनकी उसके चलते बांग्लादेश को नुकसान हुआ और उसी का विरोध छात्रों ने किया और छात्रों ने बहुत पहले से यहाँ पर हिंसा चल रही है। पहले पुलिस लगाई गई है, अब पुलिस हटा दिया गया है, हर जगह सेना तैनात कर ली गई है। हालात के बारे में इस समय बताया जा रहा है कि शायद आपसे कुछ देर बाद सेना के पास सत्ता चली जाएगी, यानी सेना
शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद अब वहां पर सेना सत्ता अपने हाथ में ले लेगी। सारा कंट्रोल सब कुछ सेना के हाथ में आ जाएगा और सेना ही हो सकता है आगे चल के दोबारा चुनाव कराए। लेकिन हालात बद से बदतर हुए। कल से जिस तरह से बिगड़ना शुरू हुआ और आज देखिए कि हजारों लोग की संख्या में 50-60 हजार लोग सड़कों पे उतर आए और वो शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। खबर ये भी आ रही है कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री पद से और वो उसके बाद ढाका से वो अब हेलीकॉप्टर के जरिए अजीत, मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारी कंफ्यूजन भी होगी इस तरह जिस तरह की स्टेट में इस वक्त बांग्लादेश है, क्योंकि अगर सिर्फ इस्तीफे की मांग थी तो इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ गई कि उन्हें भागना पड़ा। अब वो भारत लैंड हो चुके हैं, इस पर भी हम कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे, लेकिन परिस्थितियां इतनी खराब हो गई कि उनको अपने देश से भागना पड़ा। बिल्कुल, देखिए किस तरह से वो 2 चुनाव जीती लगातार और किस तरह से हालात बदले और उसके बाद यानी लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो एक दिन भी प्रधानमंत्री के पद पे रहें और तुरंत इस्तीफा उनसे मांगा जा रहा था। 11,000 लोगों से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और लगभग 100 लोगों से ज्यादा उनकी मौत हो चुकी है हिंसा में और इंटरनेट भी पूरी तरह से बंद है पूरे बांग्लादेश में। और साथ ही साथ वहां पे जिस तेजी से हालात बदले और बिगड़े उसी के मद्देनजर आज शेख हसीना ने अपने जहां पे वो उनका सरकारी आवास था वो छोड़ा और उन्हें पहुंचाया गया तुरंत एयरपोर्ट, जहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए उड़ी वहां पे। हालांकि वो एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन चूंकि भीड़ बेकाबू थी, उग्र हो चुकी थी, इसीलिए उनको तुरंत हेलीकॉप्टर में पहुंचाया गया और वहां से वो उड़ी और उसके बाद त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, जो कि पास में ही ढाका के पास में ही है, वहां उन्होंने अभी वहां पर लैंडिंग की खबर बताई जा रही है। और हालात वहां पर बांग्लादेश में अब बिल्कुल असामान्य है और खबर यही आ रही है कि सब कुछ अब आर्मी के हाथ में चला जाएगा, आर्मी के पास कंट्रोल होगा और आर्मी आगे क्या किया जाए, चुनाव कराया जाए या फिर किस तरह शासन चला जाए, ये तय करेगी आर्मी का अब से कुछ देर बाद। तो ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, अजीत जी आप बने रहेगा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर जिसमें शेख हसीना सवार हुई, इसने उड़ान भरी और अभी जानकारी है जो हम ब्रेकिंग भी फ्लैश कर रहे थे कि त्रिपुरा में उनका ये हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। भारत शेख हसीना पहुंच चुकी हैं, ये बड़ा अपडेट भी है। आप जानते हैं परिस्थितियां इतनी खराब हो गई क्योंकि पिछले कई महीनों से यह असंतोष सड़कों पर उतर रहा था, कई पॉलिसीज को लेकर उनका विरोध किया जा रहा था, यहां तक कि प्रोटेस्टर्स ने देश के टैक्स पेयर्स को यह आह्वान कर दिया था कि आप लोग टैक्स पे मत कीजिए, आप लोग टैक्स पे मत कीजिए, जो काम हमारे पैसों से होना चाहिए था, टैक्सेस के पैसों से होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। और शेख हसीना के खिलाफ अंदर ही अंदर बहुत सारे उबाल थे। ऐसे ही कुछ हालात आपने श्रीलंका में देखे होंगे, ऐसे ही कुछ हालात आप पाकिस्तान में देखते होंगे और अब बांग्लादेश में भी अगर ये अस्थिरता आ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसका इंपैक्ट भारत पर भी पड़ेगा, पूरे एशिया पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे अगर अनस्टेबल देश एक ही जगह पर होंगे तो आप समझिए इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी बड़ा देश आने से डरेगा उस पूरे एरिया में और इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर दूसरे देशों पर भी असर पड़ता है। अजीत प्रताप सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, पाकिस्तान की तो क्या ही बात करें, उसको छोड़ ही दीजिए। श्रीलंका के हालात हमने देखे, वहां पर भी कमोवेश कुछ ऐसे ही हालात थे, सड़कों पर लोग उतरे हुए थे, आंसू गैस के गोले, फोर्सेस का उनसे टकराव होना, और अब बांग्लादेश में भी यही हालात। भारत के लिए जाहिर सी बात है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर माहौल पर तो असर पड़ता ही है। बिल्कुल, देखिए भारत पड़ोसियों से घिरा है और हर जगह पर खास करके कोरोना के बाद से जिस तरह से अर्थव्यवस्था पर सब जगह दबाव है, भारत पर भी दबाव था, लेकिन भारत बहुत हद तक अपने दबाव को झेलने में अपने आप को सक्षम बना चुका है, आत्मनिर्भर बना चुका है, इसीलिए भारत पर उसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। और भारत की आर्थिक व्यवस्था देखिए 8% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रही है, दुनिया में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। और अभी हमने देखा कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज वो भी $670 बिलियन से अधिक हो चुका है, यानी भारत की स्थिति बहुत हद तक बहुत अच्छी रही है बजाय कि इन देशों के। और जिस तरह से श्रीलंका में, पाकिस्तान में, नेपाल में भी हमने देखा और अब
बांग्लादेश में, जो कि कुछ समय पहले तक अच्छी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन वहां पर जिस तरह से ये माहौल पैदा हुआ, एक तो इकोनॉमिक पॉलिसी और दूसरी आरक्षण की व्यवस्था, और आरक्षण को लेकर वहां पर कई बार संघर्ष देखने को मिला है, कई बार हिंसा हो चुकी है, सरकार का विरोध। दरअसल 1971 में जिन लोगों ने भाग लिया था मुक्ति संग्राम में, उन लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण उनको दिया जाता है बांग्लादेश में, और प्रदर्शनकारी इसी आरक्षण को खत्म करने की बात कह रहे थे। और इससे पहले भी ये आरक्षण खत्म करने को लेकर विवाद पहले भी चला था, पहले भी कई संघर्ष हुए थे, मौतें हुई थी लोगों की, और इस बार बहुत उग्र संघर्ष था। ये आरक्षण खत्म करने की भी मांग की जा रही थी, या आर्थिक स्थिति सही नहीं हो रही थी, उसको भी ध्यान देने की बात कही जा रही थी, लेकिन उसके बाद कई महीनों से ये संघर्ष चला। ये संघर्ष लगातार चला और इस पर डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। इस बीच मेरे साथ निशिकांत ओझा जी भी जुड़ चुके हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, लगातार उनके इनपुट्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनसाइट्स उनके पास रहते हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। किस तरीके से जो क्राइसिस है बांग्लादेश का, इसको आप देख रहे हैं? सिचुएशन थोड़ी सी अभी तक जो हम लोग को एनालिसिस हो रहा था कि ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो रिटेन कर जाएगी, लेकिन अब जो सिचुएशन है ऑल ऑफ सडन ये ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। तो थिंग्स आई थिंक द गवर्नमेंट शेख हसीना हैज ऑलरेडी स्टेप डाउन एंड, और मेरे ख्याल से अब प्रोटेस्टर्स जो भी हैं उन्होंने इसको एक तरीके से हावी हो चुके हैं। तो आई थिंक army is likely to take over and he has taken over the present situation there in Bangladesh. And जहाँ तक अगर हम बात करते हैं, अभी जो बांग्लादेश में एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि Prime Minister Sheikh Hasina has left for India in the helicopter, that is yet to be confirmed because Indian High Commission में भी कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी वहाँ से तक कुछ इस तरह की कंफर्मेशन आ नहीं पा रही है। लेकिन ये कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो शेख हसीना जी के लिए एक सेफ शेल्टर इंडिया ही रहेगा, जहाँ पर वो सिचुएशन को जब तक मैनेज नहीं होती ये है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन आएगी नहीं, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ एन अजम्पशन एंड ये मतलब एक तरह का मीडिया यू कैन से गैलेरिया में ये न्यूज क्यों हो रही है, लेकिन रिजाइन उनकी रिजिग्नेशन और उनका फ्री होना ये येट टू बी कंफर्म्ड है। ठीक है, उसके लिए भी थोड़ा इंतजार रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर साउथ एशिया को हम देखें, पाकिस्तान में क्या कुछ हाल है बताने की जरूरत नहीं, श्रीलंका में हमने कुछ ऐसी हालात देखे, अब बांग्लादेश में भी परिस्थितियां अगर इसी तरीके की हैं तो साउथ एशिया बहुत अनस्टेबल सा नहीं हो जाएगा? साउथ एशिया की सिचुएशन है बड़ी एक तरह से डाइसी हो गई, और ये कहते हैं एक बबल में। अगर हम पुरानी आप सिचुएशन देखते हैं नेबरिंग कंट्री की, श्रीलंका को देख रहे हैं आप, उसके बाद और भी अपनी नेबरिंग कंट्रीज का, नेपाल का भी आप देखिए सिचुएशन एकदम ड्रास्टिकली चेंज हुई है। तो ये चीजें एक तरह से क्वेश्चन मार्क और एक अलर्ट रेज कर रही हैं कि सिचुएशन काफी हद तक बहुत सेंसिटिव हो चुकी है वहाँ पर। तो इस सिचुएशन को कर्टेल करने के लिए अब चीजों को साउथ एशियन कंट्रीज को एक साथ होना पड़ेगा। अदरवाइज ये होता है जब ये चीज इस तरह की सिचुएशन आती है तो इसमें जो आउटसाइडर्स होते हैं दे टेक द एडवांटेज एंड थिंग्स गो इन अ डिफरेंट वे। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कोविड के बाद से बहुत सारी चीजें बदली हैं, भारत हर क्षेत्र में खुद को आत्मनिर्भर कर रहा है, लेकिन पड़ोसी मुल्कों में अगर इस तरीके की अनस्टेबिलिटी होगी तो जाहिर सी बात है इसका प्रत्यक्ष डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर भारत पर भी पड़ेगा, उस माहौल पर भी पड़ेगा। साउथ एशियन में जरा से भी अगर कोई भी हलचल होती है या कहीं से भी कोई इम्पैक्ट होता है, उसका सीधा सीधा असर न्यू दिल्ली पे पड़ता है। यस। तो ये इसको रूल आउट नहीं कर सकते, इसका सिचुएशन ड्रास्टिकली बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉलिटिकल भी पड़ेगा, सोशल भी पड़ेगा, इकोनॉमिक भी पड़ेगा। तो इन चीजों को न्यू दिल्ली को भी सीरियसली कंसर्न लेना चाहिए, और जहाँ तक ढाका की जो सिचुएशन बनी है उसको दे शुड ट्राई टू इंटरवीन एंड ट्राई टू गेट इट कंट्रोल। ये बेसिकली ये इट्स एन अलार्मिंग बेल फॉर द न्यू दिल्ली आल्सो। यस। ओझा सर, एक आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं और आपके एक्सपीरियंस से हम भी आसान भाषा में समझ पाएंगे, दर्शक भी समझ पाएंगे। बीच में हमने देखा था बांग्लादेश बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है, बीच में ऐसा भी वक्त आया था जब भारत को भी पीछे छोड़ा, लेकिन फिर एकदम से वो ड्रास्टिक चेंज आया।
आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी पॉलिसीज पर काम किया गया जिसके खिलाफ एक तो आम लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश व्याप्त हो गया शेख हसीना के खिलाफ, दूसरी तरफ उन नीतियों ने ग्राउंड पर भी काम नहीं किया, बहुत सारी चीजों में पिछड़ गया बांग्लादेश और उसका असर, उसका अंजाम आज हम देख रहे हैं। जहाँ तक बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, अगर ये जो स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट हुआ था, ये कोई भी प्रोटेस्ट होता है, ये डायरेक्टली आप इनको स्टूडेंट को नहीं एलिगेट करते, इनके पीछे कोई ना कोई फोर्स होती है जो काम करती है। जहाँ तक अगर बांग्लादेश की बात करते हैं, नेपाल की बात करते हैं, डिफरेंट अदर कंट्रीज की बात करें, वहाँ पर चाइना का इंटरवेंशन अभी बीच में काफी हद तक बढ़ा हुआ है जी। और ये किसी न किसी तरीके से जो इम्पैक्ट होते हैं, इसका एक तरह से प्रॉक्सी इम्पैक्ट आता है। और जहाँ तक मैं आपकी बात, मतलब मैं अगर इसकी बात करूँ कि जैसे आसिम महमूद ने बोला भी है कि वी आर रेडी फॉर द फाइनल बैटल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीजें प्री प्लान्ड थी और ये बेसिकली उनका होल्ड काफी शेख हसीना का वहाँ पर बहुत मजबूती से था, उसको डिसमेंटल करने के लिए ये सारी चीजें एक्टिविटीज हुई हैं। और ये कि बांग्लादेश में नहीं हुआ, ये नेपाल में भी देखते, जो नेपाल में जो गवर्नमेंट बनी है अभी, दैट इज नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बेसिकली लॉन्ग ये जो सारी चीजें हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लैक शेडो पे कोई ना कोई प्रॉक्सी वॉर इमर्ज होके आ रही है। वेरी ट्रू सर। मैं ना कुछ ऐसे ही सवाल पूछना चाह रहा था लेकिन मैं हिचकिचाया, लेकिन मैंने कहा ना कि आपके एक्सपीरियंस, आपने वो तमाम चीज़ें, और कहीं ना कहीं सबके जहन में बैक ऑफ द माइंड ये तमाम चीज़ें हैं कि जाहिर सी बात है सिर्फ छात्र होंगे या आंदोलनकारी होंगे, इस्तीफा वो मांग रहे थे, सोर्सेस बता रहे हैं कि इस्तीफा दिया है, लेकिन बावजूद उसके परिस्थितियां इतनी खराब हुई कि शेख हसीना को देश ही छोड़ना पड़ा है। योर फाइनल कमेंट सर ऑन दिस। बेसिकली ये जो इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि लास्ट वीक मेरी इंडियन हाई कमीशन बांग्लादेश में बात हुई थी और वहाँ मैंने पूछा भी था उनसे, तो उन्होंने बताया था कि सिचुएशन काफी हद तक ये मतलब सेटल डाउन हो जाएगी। वहाँ की खबर यही थी कि ये मैडम शेख हसीना कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये जो ड्रास्टिकली एकदम चेंज हुआ, तो ये बहुत बड़ा इशू है और इसको इन एंटिसिपेशन, मतलब अगर आप देखें तो डीपली वरिड वाली सिचुएशन बन गई है। और इतनी जिस तरह से वहाँ पर पूरा प्लान मास मार्च हो रहा था ढाका के अंदर, पॉलिटिकल लीडरशिप और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी राइट टू लाइफ का चीजें सिग्नल दे दिया गया था, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो लाइव मैट्रिक्स हैं बांग्लादेश की, इट्स अगेन समथिंग विच हैज बैडली इम्पैक्टेड एंड इट विल इम्पैक्ट इंडिया एनी हाउ। थैंक यू सो मच ओझा सर, थैंक यू सो मच। आप जुड़े फोन लाइन पर, कोशिश रहेगी आगे भी आप जुड़े, लाइव जुड़ पाए हमारे साथ, तो ज़्यादा इंसाइट्स आप साझा कर पाए। बहुत धन्यवाद। हालांकि अभी बहुत जल्दी है, तमाम चीज़ों के कंफर्मेशन का इंतजार है, इस्तीफा दिया है नहीं दिया है। दूसरी बात, दिल्ली पर भी इसका असर, जैसा आपने सुना अभी निशाकांत सर को उन्होंने भी बताया कि अगर साउथ एशिया में कहीं पर भी हलचल होती है तो साउथ एशिया के सभी देशों में हलचल होती है। अब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज बहुत ज़्यादा है नहीं, एक आप चाइना को देख लेंगे, एक आप भारत को देख लेंगे। भारत के आसपास के मुल्कों को अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान पूर्ण रूप से अनस्टेबल, मानो रीढ़ की हड्डी टूट गई है इकोनॉमी में। दूसरी तरफ श्रीलंका में क्या कुछ हुआ था बताने की जरूरत नहीं। तीसरा फ्रंट अब आप देखिए बांग्लादेश में भी परिस्थितियां क्या है। दो तस्वीरें आपके सामने, और इसके पीछे जिस प्रॉक्सी का जिक्र जिस तरफ इंडिकेट ओझा सर कर रहे थे, वो भी बात सबके मन में है ही, सबके जहन में है ही, क्योंकि जिस तरीके से एक माहौल बन रहा था भारत के प्रति, ऐसे में जैसा मैंने पहले भी एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया, आप समझ सकते हैं चीज़ें बहुत व्यापक हैं, बहुत बड़ा कैनवस है, तो जिसका जितना विजन है वो उतना ही देख पाएगा। और सबसे आसान भाषा में तो यही कि अगर बड़ी इकोनॉमीज चाइना को छोड़कर भारत जैसे देश में, जहाँ पर मैन पावर उनको बहुत आसानी से अवेलेबिलिटी मिल जाती है, लॉयल्टी बहुत आसानी से मिलती है, ऑनेस्टी बहुत आसानी से मिलती है, तो ऐसे में माहौल बहुत बदला है कोविड के बाद से। बड़े बड़े देश चाइना के मुकाबले भारत में इन्वेस्ट करने का माहौल बना रहे थे, और ऐसे में उसी कुछ बाद आप देखिए, इसीलिए उस प्रॉक्सी का जिक्र यहाँ पर ओझा जी ने भी किया, और सबके जहन में वो चीज़ें हैं कि यहाँ पर इतनी अनस्टेबिलिटी दिखा दो आप आसपास कि कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से डरे। ज़रूरी नहीं कि आपके घर में बवाल मचा हो, आग लगी हो। आग अगर पड़ोसी के घर में भी लगती है तो जिसके घर में आग नहीं लगी वो भी डरा सहमा रहता है कहीं आग इतनी ना फैल जाए कि इसकी जद मुझ तक आ जाए। तो एक माहौल क्रिएट करने की भी कोशिश होती है। इस बीच जो अपडेट्स आ रहे हैं वो भी लगातार हम आपको बता दें। शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, प्रधानमंत्री वो थी, दूसरा कार्यकाल उनका था। आज़ादी के आरक्षण को लेकर लंबे वक्त से लोग सड़कों पर उतरने की बात कर रहे थे। इससे पहले जुलाई में भी ऐसी परिस्थितियां बनी थी,
तब भी भारत ने एडवाइजरी जारी की थी, अभी भी हाल फिलहाल में भारत ने एडवाइजरी जारी की कि बांग्लादेश की यात्रा करने से आप बचे। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, बीएसएफ वहां पर पूर्ण रूप से अलर्ट पे हो गई है, क्योंकि ऐसी अगर स्थितियां हैं तो आप समझ सकते हैं सबसे ज्यादा इंपैक्ट और सबसे ज्यादा मुस्तैदी अगर कहीं पर दिखानी होती है तो आपको बता दें कि वो है बॉर्डर एरियाज पर, जो पूरे सीमा है। ऐसे में बीएसएफ के अधिकारी भी, बीएसएफ के डीजी भी कोलकाता पहुंच चुके हैं, वहां से परिस्थितियों को वो देखेंगे, पूरे कंट्रोल रूम से हर एक चीज पर उनकी पैनी नजर रहेगी। बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए आप समझिए पैनिक कंडीशन है। बहुत सारे लोग आप जानते हैं भारत में भी आते हैं काम वाम करने, कामकाज करने। ऐसे में अगर उनके पीछे उनके घर वाले हैं तो अगर ऐसी हालात है देश में तो फिर वो भी रश करते हैं, और बांग्लादेश से बॉर्डर की तरफ भी काफी ज्यादा रश है। इसी को देखते हुए बीएसएफ के डीजी कोलकाता पहुंच गए हैं। सीमांत जो पूरी सीमा है वहां पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट मौके पर किया जा चुका है।